ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्यचन्द्रमसा विभा पुनर्गता घनता जानता संगमे महि। ॐ शांति शांति शांति। आदरणीय हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन साहब NP सिंह जी और आदरणीय KP सिंह जी, पूज्य स्वामी जी, दोनों तरफ मैं देख रहा हूँ और सबके विषय में जो संक्षिप्त रूप से जैसे अभी आपका परिचय दिया, मैं आप सबको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सबको हमारा प्रणाम है। वस्तुतः जो भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से प्रयास है वह आप सबके स्वप्न को साकार रूप देने का एक प्रयास है। यह कोई संस्था निमित्त मात्र है। इसको आप इस तरह से समझिए कि संस्था निमित्त मात्र है और उस निमित्तता में कुछ गुरुतर जिम्मेदारियां भी हमारे सर पर है जो NP सिंह जी निर्वहन कर रहे हैं। परंतु जो स्वप्न और जो भाव है, जो विचार हैं, जिन संकल्पों में हम जीते हैं, यह वर्षों से जो हम प्रतीक्षा कर रहे थे उसको साकार करने का एक प्रारंभ है और ये आप सबका कार्य है। तो यहाँ पर जब आपके कार्य को आप ऐसा ना सोचे कि हमारे कार्य में आप सहयोगी होने वाले हैं, वरन आप ऐसा सोचें कि आपके कार्यों को सहयोग करने के लिए हम आपको यहाँ पर हमने आमंत्रित किया है, क्योंकि शिक्षण संस्था आपके पास ज्यादा, हमारे पास तो कम है। पर अब ठीक है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने, पूरी केंद्रीय सरकार ने एक बड़ा बृहत्तर निर्णय लिया और पूज्य स्वामी जी का भी बहुत हमारा पुराना एक स्वप्न और संकल्प था, तो हम निमित्त बन करके उस चीज को साकार करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, मुझे स्मरण है जितने भी विद्वान लोग आते थे जो जिनका सरोकार सनातन से है, अपने हिंदुत्व या हम कहें वैदिक परंपरा से है, धर्म आध्यात्म और संस्कृति से जो जुड़े हुए महापुरुष होते थे, चाहे वो किसी भी परंपरा से, चाहे संघ से जुड़े हुए हों, चाहे रामकृष्ण मिशन से हों, चाहे आर्य समाज से जुड़े हुए हों, चाहे दूसरे सनातन की अलग सिर्फ जो परंपराएं हैं जुड़े हुए हों, सब लोग एक बात जरूर कहते थे कि लॉर्ड मैकाले आया, उसने शिक्षा को तहस नहस कर दिया, हमारे पास इतने गुरुकुल थे, इतनी सारी हमारी शिक्षा व्यवस्थाएं थी, हमारी इस तरह की पठन पाठन की चीजें थी, तो हम सबसे ये सुनते रहे। तो वो सुन करके एक मन में भाव बना रहता था कि जब उसने हमको ध्वस्त करने के लिए एक नई विधा, नई परंपरा को स्थापित करने में वो सक्षम हुआ, क्योंकि उसका लक्ष्य यही था कि यदि देश को लंबे समय तक गुलाम बनाना है तो जब तक शिक्षा के अंदर नहीं घुसेंगे तो उनके जो हमारी जो संस्कारों की जड़ें इतनी गहरी है कि उनको विकृत और दूषित नहीं किया जा सकता। तो दूषित करने का जो प्रयास था वो एक तरह से सफल हो गया। आज भी हम देखें, शिक्षा के मूल में कोई भी स्वतंत्र देश के अंदर अपनी जो भाषा ना हो, अपनी चीजों में हमारे पास न्याय प्रणाली ना हो, चीजें ना हो, हम भाषा के विरोधी नहीं है, पर जड़ें इतनी गहरी बना दी गई हैं कि उसके बिना यदि आप सोचें कि आंग्ल भाषा का यदि आपको बोध नहीं है तो उसके बिना एजुकेशन की सोच भारत में नहीं की जा सकती। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम कोई भाषा के विरोधी हैं, भाषाएं तो सीखनी चाहिए, संपर्क और संवाद के लिए एक मुख्य माध्यम है। पर भाषा वस्तुतः हम लोगों ने ऐसा मान लिया है कि भाषा से ही हमारे पास विज्ञान है, भाषा से हमारे पास चिकित्सा है, भाषा से हमारे पास स्वास्थ्य है। भाषा वस्तुतः वो चीज़ों को नहीं सिखाता है, वह तो हम अपनी भाषा में भी सीख सकते हैं और पूरी दुनिया इस तरह से सीख रही है। कभी कभी तो हमको ऐसा लगता है जैसे हमारे यहाँ हम लोग रिसर्च के लिए बड़े काम को करते हैं, तो रिसर्च के अंदर जो टेक्निकल शब्दावली है वो हमारी भाषाओं में है ही नहीं, हम पे पूरी तरह से पराजित होना पड़ता है। तो फिर हमने एक बार ढूंढने शुरू किया, क्या जर्मन में ऐसा ही है, क्या चाइना में ऐसा ही है, क्या अन्यत्र ऐसा है, क्या नहीं। टेक्निकल जो शब्दावली हैं उनके बहुत कोश समृद्धशाली हैं। तो हम जैसे मान लीजिए कि हम समृद्धशाली कहाँ हैं, यदि आपको लगे कि क्या वही समृद्धशाली है क्या, मैं एक बहुत सिंपल सी बात कहता हूँ, ठीक है, हम योग शब्द प्रयोग करते हैं, योगा बोलते हैं, पर दुनिया के अंदर आज सबसे ज्यादा कोई एक शब्द को बेसिक अर्थ जानता है। मैं नहीं कहता कोई योग के जो व्यापकता है
या योग की जो दृष्टि और दर्शन है उसको जानते हो, पर वो इतना तो जानते हैं योगा मतलब कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी होती है, कुछ टांगे उठानी है, कुछ आड़े तिरछा होना है, ये सारी धरती में सबसे ज्यादा लोग जानते हैं। तो वो तो हमारा संस्कृत का शब्द है। तो इस तरह से क्या कि शब्दों का या भाषाओं का या हमारी संस्कृति कैसे घुसती है। और इसी तरह से आसनों के नाम हैं, हम कहें हलासन, वृश्चिकासन, पद्मासन, वो पद्मासन को उनको पद्मासन ही कहना पड़ेगा, हलासन को हलासन कहना पड़ेगा। हालांकि पैरेलल शब्दों को वो कैमल पोज और वो पता नहीं क्या क्या पोज बनाते रहो, फिर भी कहना तो वही पड़ेगा। तो क्या वो हमारी भाषागत गहराई इतनी थी कि आज उनको उस विधा पर निर्भर रहना पड़ रहा है, निर्भर रहने पर भी वह मूल जो शब्द है उसको परिवर्तित नहीं कर सकते। तो इतना इसका एक प्रभाव व्यापकता के साथ जाता है। तो ऐसे आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम चाहे हम बोलचाल की भाषा में आज ऐसी स्थिति हो गई है कि हम उसको एक सामने नया शब्द गढ़ा, मैंने सुना, मुझे कई वर्ष पहले जब मैंने पहली बार सुना मुझे बड़ा विचित्र लगा। हम लोगों ने एक शब्द गढ़ा इंग्लिश। मैंने कहा भाई इंग्लिश क्या है? तो ना तो वो हिंदी है ना तो वो अंग्रेजी है, वो बीच का शब्द है, उसको बोले इंग्लिश है। और दूसरी चीज, ये जितने बड़े बड़े एक्टर्स और हीरो हीरोइन, मैंने क्योंकि पीछे हमारे अभी कई प्रोग्राम शूटिंग होती है, रिकॉर्डिंग होती रहती है, इधर उधर आप लोग भी सब अलग अलग विधाओं से जुड़े हुए हैं, हमने देखा वो सारे जो लिखने वाले लोग हैं बोलते हिंदी है, लिखते इंग्लिश में। देवनागरी को भी रोमन में लिखा जाता है। आज इतना हम पराश्रित हो चुके हैं एजुकेशन के नाम पर कि आप जो हमारी लिपि थी दक्षिण भारत में भी बेशक भाषाई रूप में अलग अलग स्थितियों पर मैंने देखा कि वहां पर जो संस्कृत भाषा है वो देवनागरी में प्राय, हालांकि दक्षिण के तमिल तेलुगु कन्नड़ा में वो है संस्कृत श्लोक या मंत्र लिखे मिलते हैं, प्रायः देवनागरी के बोध उनको रहता ही है क्योंकि देवनागरी के अंदर शास्त्रों का लेखन है। तो जो हमारी इतनी समृद्धशाली भाषाएं, लिपियां और इतनी समृद्धशाली हमारी परंपराएं धीरे धीरे वो, क्योंकि बच्चों को चाहिए, देखिए दो चीजें हो जाती हैं। यदि आज के समय पर हमने देखा है बच्चों को रोजगार और संस्कारों की बात करें तो लोग कहेंगे संस्कार तो आता जाता रहेगा, पहले रोटी तो मिले, कहीं से पेट तो भर जाए। तो हमारी प्राथमिकताएं कहीं ना कहीं जीवन निर्वहन के ऊपर हमारी निर्भरता ज्यादा होती है, और जीवन निर्वहन की निर्भरता हमारी सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज करा लेती है। तो हम यदि इस शिक्षा के माध्यम से जीवन निर्वहन की जो निर्भरता को भी फुलफिल करते हो, उनसे बेहतरीन करते हो और अपने जड़ों से भी जुड़ने के लिए हम शक्ति देते हो, तो इससे बढ़िया कोई चीज हो नहीं सकती। यही भारतीय शिक्षा बोर्ड की एक सुंदरता है, एक संकल्पना है, एक सोच है, एक दृष्टि है, क्योंकि मूल से जड़ से जुड़ करके विश्व के समृद्धशाली सोपानों को पाने का साधन। जैसे आप हमारी जो सनातन में हमारी बहुत सारी विधाएं, बहुत सारी शाखाएं, ब्रांचेज हैं, विविध तरह की हमारी पूजा पाठ पद्धतियां, उपासना भेद है। परंतु जब आप सीबीएसई का आश्रित स्कूल चलाते हैं, आप दूसरे इस तरह की स्कूलों को चलाते हैं, जैसे मैं बात कहूँ हमारे संघ में ही मैंने पूछा तो बोले जिन जिन स्टेट में जो जो स्कूल हमारे ज्यादातर स्टेट बोर्ड से संबंध है, कुछ सीबीएसई से हैं। तो ये हमारी पराश्रितता है। जैसे स्वामीनारायण में भी मेरे को पता है कि गुजरात से बाहर भी स्कूल हैं, तो हम उसी में इतनी ज्यादा उलझने हैं, इतना ज्यादा संघर्ष है कि जो आपकी सोच और दृष्टि है वहां पर आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो यहां आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, जो आप कह रहे हैं हम तो वो करने को तैयार बैठे हुए हैं कि हाँ उसके लिए एक जो स्टैंडर्ड भारत सरकार के ने बनाए हुए जो एनसीबीटी का जो गाइडलाइन है, हमको जो है उसके तहत एनसीईआरटी का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हमको चलना है। तो इतनी ही बात है, इसके अतिरिक्त तो कोई चीज है नहीं। तो बाकी तो मुझे लगा कि आप सब लोग आए हैं, तो सिंह साहब ने कहा मुझे भी इच्छा रहती है आप सबके दर्शन लाभ करें, मिलें, सुने। वो भी जो भी निर्णय हुआ होगा मैं उसको बाद में सुनूंगा भी, जितना भी समय मिलेगा आपसे पूछ भी लूंगा, समराइज रूप में हम बैठेंगे तो, क्योंकि यह हमारी रुचि का विषय भी है, हमें रुचि रहती है इन चीजों में। और आप सब बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, भगवान ने आप सबको बड़ा कार्यों के लिए निमित्त बनाया है। अनेक संस्थानों में भी रहते हुए, जिन भी संस्थानों के जो संस्थापक हैं, संचालक हैं, उनके द्वारा यदि आपके लिए शिक्षा के लिए, विद्या के लिए, एजुकेशन के लिए आपको नियुक्त कर करके उन जिम्मेदारियों को आपको दिया गया है, तो मैं ऐसा मानता हूँ इससे बड़ा और कोई काम हो नहीं सकता, मेरी ऐसी सोच है। क्योंकि जहाँ से जो भी निकलेंगे, आप जिन संस्थानों में हैं
संस्थान के उत्तराधिकारी भी निकलेंगे तो उसी विद्या से निकलेंगे। वो आपकी जो सोच और दृष्टि है उस हिसाब से समाज में काम करने के लिए लोग तैयार होंगे तो वहां से निकलेंगे। यानी एक तरह से कहें तो आप मूल में हैं। तो यदि आपकी मूल की जड़ की जो मजबूती है वो सब कुछ मजबूत करेगा, और उसमें जल थोड़ा सा 1 लोटा पानी डालने का काम हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, तो उस जल को जो है वो उसमें डलवाने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। तो बाकी हम लोग बहुत तरह से काम करते हैं, जो सिंह साहब कह रहे थे। देखिए, मैं अभी, क्योंकि हमारी टीम है, अकेला तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो जैसे वनस्पतियों के विषय में, क्योंकि वनस्पतियों के लिए हम काम कर रहे थे, पूरे विश्व के अंदर कितनी जो प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी जिसको बोलते हैं, जितने भी पादप जो जगत है उस सब जगत के ऊपर तो हमें बोध हुआ लगभग 3,60,000 तरह के पेड़ पौधे वनस्पतियां इस दुनिया में हैं। क्योंकि मेरा प्रिय विषय है, मैं उसका छात्र हूँ वनस्पति का और जड़ी बूटियों के विषय में, तो हमने तब भाव आया कि कितने ऐसे पौधे हैं जो पूरी दुनिया के अंदर औषधीय रूप में प्रयोग किए जा रहे होंगे। तो हमको एक तो हो गया आयुर्वेद के अंदर कितने प्रयोग हो रहे हैं। हालांकि भारत सरकार प्रयास कर रही है, फिर भी अभी तक पूरे भारतवर्ष के अंदर जो वनस्पतियों की जो लिस्ट है प्रॉपर उसकी चेक लिस्ट भी नहीं है। उनमें से कितने औषधीय पौधों का प्रयोग हो रहा है अलग अलग परंपराओं में, अलग अलग ट्राइब्स हैं, अलग अलग एरिया है, अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग समूह हैं, उन सब समूहों में कितने प्रयोग हो रहे हैं उसका भी प्रॉपर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। हालांकि इथनो बॉटनी और ये जो हीलर्स हैं उनकी चेकलिस्ट वगैरह डेटा वगैरह समय समय पर सरकारें, प्रांतीय सरकार या अलग अलग विभाग इकट्ठे करते रहते हैं। पुनरअपि उसमें काफी कुछ गैप है और सर्वांगीण और एक समवेत जो एक प्रयास होना चाहिए उस तरह का प्रयास नहीं हुआ है। तो हमारे मन में भाव आया कि हम पूरी दुनिया के लिए उसमें घुस जाएं। जब हम दुनिया की वनस्पतियों के लिए हमने काम करना शुरू किया, तो मैं आप सबके नॉलेज में एक छोटी सी बात डाल देना चाहता हूं कि वहां हमको पता चला कि लगभग 1999 से लेकर के 2010 लगभग 11 वर्ष जिसको हम WHO बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों ने प्रयास किया था इस सब कुछ इकट्ठा करके डॉक्यूमेंटेशन करने का काम पर। लास्ट में उन्होंने, वो अभी भी पूरा अवेलेबल है, उनका जो भी उन्होंने कंपाइल किया है, जो भी जितने भी जो कुछ अवेलेबल उसका है सब कुछ जो उन्होंने काम किया, तो उनको ये लगा कि यह काम दुस्तर है, संभव नहीं है। छोटे से 3-4 किताब निकाल करके उन्होंने बंद भी कर दिया था। हालांकि यह हमको पता नहीं था, पर हम लोगों ने जो काम शुरू किया था 2004-5 से, तो मैंने विधिवत शुरू कर दिया था, उस काम को अच्छी तरह से करना शुरू करा था। तो 2005-6 से शुरू किया, तो पहले हमको अंदाजा भी नहीं था, तो धीरे धीरे हमारी टीम भी बढ़ती गई। बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमको लगता था कि आयुर्वेद में 1000 पौधों का वर्णन है, तो पूरे देश के अंदर 2000 प्रयोग होते होंगे, जड़ी बूटियां 3000 होंगी। क्योंकि हम देखते थे एक तरफ आयुर्वेद में तो जो हमारा हम फार्मेसी में जब दवाइयां बनाते हैं वहां तो 250-300 जड़ी बूटियां ही प्रयुक्त होती हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पूरे देश के अंदर जितनी बड़ी सी बड़ी फार्मेसियां भी हो, 300-350 से ज्यादा जड़ी बूटियों का प्रयोग उनमें नहीं होता है। पर जो शास्त्रों में लिखा है लगभग 700 पौधों का वर्णन हमारे जो निघंटु ग्रंथ हैं आयुर्वेद के, उन ग्रंथों में वर्णन है। पर परंपरागत रूप से देखें तो 200-250 ऐसे वनस्पतियां और हैं जिनका आयुर्वेद के शास्त्रों में उल्लेख तो नहीं है, पर परंपरा में लोग प्रयोग करते हैं। कुल मिलाकर के जमा कुल 1000 के लगभग समझिए कि आप हम देश में वनस्पतियों का प्रयोग करते हैं। तो हमको लग रहा था कि 500-700 हजार और हो सकते हैं, पर हमको पता ना था कि इसमें यह संख्या बहुत बड़ी हो सकती है। फिर विश्व के स्तर पर हमने ढूंढना शुरू किया, तो हमको 1000-2000 पौधे मिले, तो हम बड़े राजी हुए कि इतने ही पौधे मिल गए तो बहुत हो गया। पर जब घुसते गए तो हमको पता चला कि 50,000 के लगभग पौधे हैं जो पूरी दुनिया के अंदर वनस्पति चिकित्सा के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। तभी हमको यह भी पता चला, क्योंकि हमको तो लगता था कि जहाँ भी जड़ी बूटियों का प्रयोग होता है हमको तो आयुर्वेद जैसा ही लगता था, पर हमको पता चला कि आयुर्वेद जैसे जो चिकित्सा सिद्धांत, जो जिनके यहाँ मेडिसिन सिस्टम है पूरी दुनिया के अंदर 9 तो मेडिसिन सिस्टम है, जो बॉटनी बेस्ड मेडिसिन सिस्टम हम कह सकते हैं, और जहाँ चिकित्सा जो विधा है, जो हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं, वो पता चला 900 से भी ज्यादा है।
कि जो हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, जैसे विधा में और पद्धति में क्या फर्क है, मैं एक लाइन में थोड़ा बता देता हूँ। वो इतना ही फर्क है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी बैठा है जिसको पता नहीं है, यूनानी है, आयुर्वेदा है, जो भी विधा का पता नहीं है, पर हमको ये तो पता है कि अदरक का रस निकाल करके थोड़ा सा शहद मिला के चाटने से खांसी ठीक होती है, इसको बोलते हैं हीलिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, कि द्रव्य का प्रभाव का बोध, वो कैसे काम करती है सिस्टम में, कैसे कफ क्या है, क्या बढ़ता है खांसी होने पर, वो कैसे घटता है, कैसे शमन करता है, उसको बोलते हैं चिकित्सा विज्ञान। तो ये इस तरह की प्रैक्टिसेस तो 900 से ज्यादा हैं पूरी दुनिया के अंदर। पर ही जो मैंने कहा कि चिकित्सा का जिसमें सिद्धांत, जैसे आप लोग कहते हैं ना वात पित्त कफ दोष सिद्धांत की जैसे, ऐसे अलग अलग विधाओं में अलग अलग तरह से उसका वर्णन किया गया है। तो जब हमको इतना जो जितना जितना हम काम करते जा रहे थे, उतना उतना हमारा नॉलेज भी बढ़ रहा था, और इतनी हमको बड़ी टीम भी बनानी पड़ रही थी, उतनी ही चुनौतियां भी बढ़ रही थी। तो उसमें 2-3 बातें जो मैंने इससे थोड़ी सी भूमिका बताई कि वो काम बहुत बड़ा था, बहुत कठिन जटिल काम था। कई बार हमको ऐसा लगने लगा कि हमने गलत जगह पर पंगा ले लिया है। कई बार लगता है ना आदमी को ये तो गलत पंगा ले लिया, पर हमको कहीं, हम चले तो जा रहे थे, हमको अंत नहीं दिख रहा था कि हम पहुंचेंगे कहाँ। तो भगवान की कृपा ऐसी रही, लगभग पूरी दुनिया के लगभग 2000 भाषाओं में, और मैंने कहा ना 900 से ज्यादा हीलिंग प्रैक्टिसेस हो गई, करीबन 2000 से ज्यादा जो ट्राइब्स, जो जनजातियां हैं, पूरे विश्व की जनजातियां, उनकी विधाओं में जो प्रयुक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त हमको ढूंढते ढूंढते 6 लाख से ज्यादा यूनिक रेफरेंसेस, किसी किताब में कोई रेफरेंस देना आप जानते हैं कि सुगम कार्य नहीं होता, और एक काम में 6 लाख हमको रेफरेंसेस इकट्ठे करने पड़े हों। कितने लिटरेचर, कितने साइट्स हैं, कितने लाइब्रेरियां खंगाल डाली, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो करते हुए मेरा 2-3 चीजों पर बड़ा आग्रह जैसा बना। सबसे पहले तो जब हमने देखा कि वनस्पति के अंदर जो नाम है, जब 2000 भाषा में नाम है, तो हमको बड़ा खलता था कि संस्कृत भाषा में सिर्फ 1000 पौधों का भी नाम नहीं है, 50,000 किताबों को हम पौधों का नाम लिखने जा रहे हैं। तो हमारे मन ने कहा कि भाई इसके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि हम संस्कृत के विद्यार्थी, हमने संस्कृत पढ़ा है, तो इसका नामकरण करेंगे। तो नामकरण करने के लिए भी वो सुगम काम नहीं था। तो हमने सोचा कि इसको आयुर्वेद में जैसे प्राचीन काल में नाम करते थे, हमने पहले सोचा कि हम ऐसे ढंग से नामकरण करेंगे। तो प्राचीन काल में नामकरण करने की जो विधा थी, या तो उसके स्वरूप के आधार पर, बाह्य जो स्वरूप है, या उसके गुणों के आधार पर, या स्थान के आधार पर, या फिर प्रयोग के आधार पर, ये 5, 7, 8 विधाएं निघंटों में वर्णन है। तो हमने शुरू में वही आधार ले लिया कि उसकी ऐसी आकृति देख ली, हमने सुकुसुमी रख दिया, या वृंत पत्र रख, जैसा भी आकृति देखी, स्वरूप देखा, ऐसे ऐसे करना शुरू किया। जब करते हुए हम लोगों ने 10,000 से ज्यादा पौधों के नामकरण कर डाले। करने के बाद जब पता चलता था कि जो गार्डन में जो पौधे हैं उनके सबका नामकरण हो गया, जब पौधों के पास चलता था, पहुंचते थे, तो हमको लगता था कि कौन से का क्या नाम है, बड़ा हमको ही नहीं लगता था, कंफ्यूजन। फिर हमने सोचा ये नामकरण की विधि तो ऐसी हो गई कि बोले इनका नाम एनपी सिंह क्यों रख दिया, मेरा नाम बालकृष्ण क्यों रख दिया, उल्टा भी तो रखा जा सकता था। तो फिर हमको लगा कि जिसने जो समझ में आया वो रख दिया, पर जो पहले रख दिया गया वो पहले नाम हो गया, तो फिर वो प्रचलन में आ गया। यानी आप जितने भी बैठे हैं, आपका अपना अपना नाम है, यदि नाम को आप सोचिए बैठ करके सब बदल दिया जाए, क्या फर्क पड़ेगा? वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका नाम का संबंध, जैसे सन्यास लेने के बाद ठीक है, हमने सन्यास वाले जो नाम है वो आम जनता को नहीं कह सकते, कि जो आजकल तो ऐसे पैंट कमीज वाले भी स्वामी मिलते हैं वैसे तो, पर वो हमारी परंपरा नहीं है, तो वो जो है बाकियों का कोई प्रयोजन नहीं। तो यहां बहुत इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हमको लगा ये वनस्पतियों को जो पहले नाम रखा गया, वह ऋषियों ने कभी ऐसा नहीं सोचा सारे धरती के पेड़ पौधों के नामकरण करना है। उन्होंने ये सोचा कि जिनका हमारे जीवन के साथ संबंध हो, इसके लिए उनका नामकरण किया गया। तो जिनके साथ दैनंदिन जीवन में, चाहे औषधि के रूप में, काष्ठ के रूप में, घास के रूप में, अन्न के रूप में, फल के रूप में, जिन्हें भी उपायों में चाहिए, तो उनका इस तरह से नामकरण किया गया। तो फिर हमने सोचा, फिर हमारे दिमाग में एक छोटा आइडिया, बहुत इंटरेस्टिंग है आइडिया, यह आया, हम लोग कहते हैं
आप सब भी इस बात को कहते होंगे जरूर कहीं ना कहीं कि जितने भी जो आक्रांत आए, विदेशी आए, अंग्रेज आए, ये सब हमारी ज्ञान विज्ञान परंपरा को छिन्न भिन्न कर करके हमारी संपदा को, समृद्धि को चोरी कर करके ले करके गए। हम कहते भी हैं और बात सत्य भी है। हमने सोचा कि सारे ज्ञान विज्ञान वो लेकर के चले गए, हम उनकी भी कुछ चोरी करने का कोई हमारे दिमाग में भी तो क्षमता होनी चाहिए, हम भी ले आए चोरी करके। तो ये जो भाव आया, सिंह साहब मैंने पहले नहीं बताई होगी बात, आपको आज बता रहा हूं। तो ये विचार आते ही हमारी बुद्धि काम कर गई। काम ये करी, मैं कोई बॉटनी का स्टूडेंट नहीं था, मैंने बॉटनी सच में नहीं पढ़ी, गुरुकुल में पढ़े तो हमारे यहाँ सब्जेक्ट ही नहीं था वो। तो मैंने हमारे जो एक बहुत अच्छा मेरे यहाँ बॉटनिस्ट है, एक टैक्सोनॉमिस्ट है, दोनों को बुलाकर मैंने कहा भाई अब मुझे ये वनस्पति शास्त्र पढ़ना है। वो हंसने लगे। मैंने कहा नहीं तुम आज से गुरु, मैंने कहा मैं चेला। मैंने बैठ करके विधिवत करीबन 1-1.5 महीना लगा, जितना जितना टाइम मिलता था 2 महीना। मैंने कहा जैसे बच्चों को शुरू से पढ़ाई जाती है बॉटनी वैसे पढ़ाओ, इंटर से ग्रेजुएशन में, पीजी में। हालांकि वो 3-3 साल का काम मैंने 3-3 दिन में किया, क्योंकि मुझे अपने हिसाब से उसको समझना था कि इसमें क्या है। तो मुझे यूनिकनेस दिखाई दिया, जो उनका जो द्विनाम पद्धति है ना बॉटनी के अंदर में, जो हम लोग जीनस और स्पीशीज की गणना, क्योंकि आप सब जानते हैं वनस्पति शास्त्र को, तो जीनस और स्पीशीज वाला जो ये जो सिस्टम है, ये मेरे को एकदम समझ में आया कि हमने लगा कि संस्कृत भाषा में विधा इनकी ली जाए, नाम संस्कृत में हो। तो उनने जितना काम किया था, फिर हमने उसमें जो उन्होंने काम किया हुआ था उसमें मैंने गलतियां ढूंढनी शुरू करी। मैंने कहा भाई इसमें क्या त्रुटियां हैं, उस कमी को हम दूर कर देते हैं संस्कृत के अंदर। इसमें बहुत त्रुटियां क्या है, बहुत सारे स्पीसीज का, बहुत सारे जीनस का, जिनका संबंध नाम तो है बट उनका जो रिश्ता है वो पौधों से संबंध में नहीं है। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं कि एक वैज्ञानिक ढूंढने के लिए गया, पौधा मिला, बहुत बदबू आ रही थी, गंदे, बहुत शरांद वाला था, वो नाम मेरे को अभी याद नहीं, सब मेरे साइंटिस्ट सब बता देंगे। तो उसने क्या करा, उसी का नाम पर रख दिया उस पौधे का नाम, ये बदबूदार है, ये बोले वो जो मैं जिससे बहुत नफरत करता हूं बोले उसके नाम पर रख दो। तो ऐसे ऐसे किसी ने अपने नाम पर, किसी ने, एक ने कहा अपनी बीवी याद आई, पौधे ढूंढते ढूंढते उन्हें उसी के नाम से टेक दिया। तो जिसका संबंध पौधों से तो नहीं था, परंतु द्विनाम पद्धति होने से एक क्लासिफिकेशन के लिए, उनका एक वर्गीकरण के अंदर में एक स्पष्टता बनी रही। तो हमको लगा कि हम नामकरण करेंगे जो फ्लोरल फॉर्मूला जैसे टाइप आपने देखा होगा कि पौधों के पत्तियों को निकाल निकाल करके भी आदमी एक कैरेक्टर बना लेता है। तो हमने कहा कि अब हम ऐसे करेंगे कि इन वनस्पतियों के जो लक्षण हैं वो नाम पर निहित हो, क्योंकि नाम से पौधे तक पहुंचा जा सके, ऐसा प्रयास करना चाहिए। एक विचार आने के बाद में हमने कार्य प्रारंभ किया और हमको इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि अभी नाम और सिनोनिम्स पूरा जोड़ते हैं, लगभग 12 लाख बनते हैं बॉटनी में, लगभग 12 लाख। तो 3 लाख 3.5 लाख पौधों के तो 12 लाख तो नाम और सिनोनिम्स बन गए। हमने कहा कि हम ऐसे यूनिक नाम बनाएंगे कि जो बदले न जाए। तो सिंपल सा जीनस, जिनको पता है हम कुल, वंश और प्रजाति में फैमिली, जीनस और स्पीशीज होता है। तो जीनस जो है लगभग 17,000 है, 17,000 के लगभग है ना बॉटनी में। जीनस कितने, 17,000 है। और स्पीशीज के कैरेक्टर कितनी भी ताकत लगा लें, अभी हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता कि 3,000 से ज्यादा कैरेक्टर है। तो 17,000 उसको आप गुणा कर लीजिए 3,000 से, कितने हो गए, 5.5 करोड़ हो जाते हैं। ठीक है, 5 करोड़ लगभग हो जाते हैं। पौधे कितने, 3.5 लाख, 3,60,000। इंटरेस्टिंग बात सुन लीजिए, 17,000 तो यूनिक होंगे, क्योंकि यूनिक तो जीनस तो यूनिक होएगा, पर स्पीशीज का कैरेक्टर तो किसी भी जीनस के साथ जुड़ सकता है। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, इधर 17,000 नाम हो गए, इधर 3,000 कैरेक्टर हो गए, टोटल मिला के कितने हो गए भाई आप, 20,000 नहीं, हाँ वो तो 5 करोड़ हो गए, इधर टोटल संख्या हो गई 20,000। तो 20,000 नामों से हम 3.5 लाख नाम बना सकते हैं। यही संस्कृत की विशेषता है, यही संस्कृत विज्ञान है। और अभी उसके ऊपर मैं पादप वर्गी की पूरी किताब लिख रहा हूं, और उसके अंदर आपको अच्छा यह लगेगा कि 20,000 शब्दों को तो हम छोटे से छोटे बच्चों को भी रटा सकते हैं। यानी बड़ा से बड़ा बॉटनिस्ट वो 1,000, 2,000 से ज्यादा, 3,000 से ज्यादा स्पीशीज को नहीं जान सकता,
पर हमने जो पादप वर्गीकी की जो किताब जिससे वनस्पति शास्त्र के लिए बनाया है, पूरे धरती के 3,60,000 पौधों के नाम जो है छोटा से छोटा बच्चा भी रट सकता है। यही संस्कृत की विशेषता है कि हमारे ऋषि महर्षि स्वामी दयानंद ने एक लाइन कही थी कि ऋषि कौन होता है, बोले बड़ी से बड़ी बात को भी सूत्र रूप में कह सके, और सांसारिक को होता बोले छोटी सी बात को भी कई घंटे तक भाषण दिलाते रहो, वो देने वाला देता रहता फिर भी खत्म नहीं होता, पर सार 4 घंटा भाषण सुन लो, निकलो तो 2-4-5 लाइनें नोट हो पाती हैं आपकी डायरी में, और कुछ नोट भी नहीं हो पाता, कई बार लगता है तो गया, बर्बाद हो गया। तो यह मैंने इसलिए आपसे निवेदन किया। फिर कुछ लोगों ने मुझे कहा, क्या कहा कि बोले इसके लिए तो आप जो नामकरण कर रहे हो इसको कोई सरकार कैसे मान्यता देगी, सरकार नहीं मानेगी तो इसके नामकरण का क्या होगा। ये बड़ा प्रश्न है, आपके मन में भी शायद एक आध बार आ गया होगा। तो बोले इसके लिए अलग अलग कमेटियां होती हैं, अलग अलग आयोग होते हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमारा काम नाम करना है, हमने कर लिया। जो हमने किया है इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता, ये हमारी अंतरात्मा कहती है। फिर हमने 2-4 बार देश के कुछ विद्वानों को, संस्कृत के जो बड़े विद्वान थे, जब उनको हमने कॉन्सेप्ट बताया और हमने अपने नाम दिखाए, और मेरे पास जमा पूंजी बहुत छोटी सी टीम थी, 2 बहनें थी जो संस्कृत के एक्सपर्ट थी, एक बॉटनिस्ट था उसके नीचे थोड़ी सी टीम थी, एक आयुर्वेद वाला था उसके नीचे थोड़ी टीम थी, बाकी गाइड करने के लिए हम थे, पर्टिकुलर ये नामकरण वाले काम के ऊपर। तो जब हमने विद्वानों को दिखाया, उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा की दृष्टि से 100% परफेक्ट है, हम उस एंगल से ही देख सकते, बाकी नहीं देख सकते। मैंने कहा बस एक हमको प्रमाण मिला। दूसरा हमने क्या शुरू किया कि स्वीकार्यता की बात आई, तो इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में, क्योंकि हम लोग आयुर्वेद के ऊपर, योग के ऊपर बहुत काम करते हैं, हाई इंपैक्ट के रिसर्च जर्नल्स में हमारे बहुत पेपर पब्लिश होते रहते हैं। तो जहां वनस्पतियों के नाम जाना था, वहां पर हम लोगों ने शुरू कर दिया, इन नामों को भी जोड़ करके देना शुरू कर दिया, और इन नामों के साथ रिसर्च पेपर एक्सेप्ट होना शुरू हो गए। तो बहुत सारे पेपर छप गए। जो छप गए तो हमारे को और हिम्मत बनी, हमने क्या करा, इनको देवनागरी में भी देना शुरू कर दिया। तो कई पेपर देवनागरी में भी 6, 7, 8 इंपैक्ट के रिसर्च जर्नल में वो भी पब्लिश हो गए। तो स्वीकार्यता तो अपने आप हो गया। फिर 2-4 जगह लोगों ने रेफरेंस में उसको कोट करना शुरू करा। तो इसके बाद में मैं धन्यवाद करूंगा सरकार, भारत सरकार में भी, कि एक कमेटी बनी हुई थी। मुझे बाद में पता चला कि वो वनस्पतियों के, आयुर्वेद के पौधों के जिनका नाम संस्कृत में नहीं है, नामकरण करने के लिए कमेटी बनी हुई थी। उसमें बहुत सारे पैसे पूसे भी खर्चे हो गए थे। आपको पता है, फिर तो बड़ी बड़ी कमेटियां, बड़े बड़े लोग, मीटिंग ईटिंग सब चलता रहता है, तो कई सौ खर्च हो गया था। होने के बाद में उनको बोध हुआ कि ऐसा ऐसा काम तो हो चुका है। तो उन्होंने, मैं धन्यवाद करूंगा एनसीवीटी के और इनके सब जो हमारी आयुष मंत्रालय के जो अलग अलग विभाग हैं, उन्होंने न्यू इनोवेशन वर्क इन आयुर्वेदा कर करके उसको एक्सेप्टेंस, जो स्वीकार्यता वो दे दी, स्वीकार्य हो गया, और ये काम भी एक सिरे पर चढ़ गया। देखिए आप सब बैठे हैं, आज जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं, शायद भारतवर्ष का देश ही एक ऐसा देश है, हम विविधता को हम शक्ति मानते हैं, मानना भी चाहिए, हमारी विविधता हमारी ताकत है, पर उस विविधता में बहुत सारे कन्फ्यूजन भी है। हमारी जो, हम जहां देखें पूरी दुनिया के धार्मिक या आध्यात्मिक की मान्यता के अनुसार जो इतिहास है, जो परंपराएं हैं, मान्यता बहुत ही अलग है। पर जो बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, जो करवा रहे हैं, उसमें इतिहास को लेकर के, दृष्टि को लेकर के जो सोच है बहुत भिन्न है। तो क्या हम इसमें कुछ चीजों को, मैं कहता हूं कि चलो बहुत सारी चीजों में भिन्नता हो सकती है, पर जो मूल चीज है, जैसे हमको पता नहीं कब से ये पढ़ाया गया कि जो ना आर्यन इन्वेजन थ्योरी, ठीक है, वो कब बना मुझे नहीं पता, पर बना वो लॉर्ड माइकल के जमाने में बना होगा, अंग्रेजों ने बनाया होगा, उससे पहले तो है नहीं। हाँ, जेम्स मेल ने जो नहीं, तो हाँ, तो उसने बनाया। उसने क्यों बनाया ये सबको पता है, परंतु हम उसी को मान बैठे। इतने साल हो गए देश को आजाद हुए, फिर वहां से खोजते खोजते, उसको अन्यथा मत लीजिएगा, सबकी सरकारें नहीं हैं, हम हमारे भी कई कार्यों के लिए जिन जिन से हम उपकृत होते हैं, तो हम धन्यवाद हमको करना ही चाहिए सरकारों के प्रति भी। तो आर्यन इन्वेजन से हम चलते चलते कहां पहुंचे, आर्यन माइग्रेशन तक। तो हमारी यात्रा एजुकेशन में इन्वेजन से माइग्रेशन तक ही पहुंचे, आगे नहीं पहुंचे अभी भी। आप अभी भी हम ये कहने की स्थिति में नहीं कि आर्य यहीं के थे मूल। और मैं आपको बता दूं छोटी सी चीज, इसके ऊपर इसका पूरा सॉलिड
आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस के साथ में रिसर्च का कार्य प्रमाणीकरण हम कर चुके हैं। अभी पब्लिश होना है, वो डेटा पब्लिश हो जाएगा और आपको आनंद आएगा। और मुझे लगता है भारतीय शिक्षा बोर्ड की पहली किताबें होंगे जो एविडेंसेस के साथ ये कहेंगे कि हम मूल हैं के निवासी थे। उसका छोटा सा उदाहरण देता हूं, एकदम छोटा। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास जो डेटा अवेलेबल है वो कहते हैं आपका मेसोपोटामिया का जो सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं वहां पर लगभग वो कहते हैं कि लगभग 300-400 किलोमीटर का क्षेत्रफल है जहां पर वो उनके पास जो निकल कर आ रहे हैं एविडेंसेस। वहां पर कितने हैं? लगभग 450 के लगभग आर्कोलॉजिकल अलग अलग तरह के साइट्स हैं। 450 साइट हैं। और हमारे जो साइट्स की बात की जाती है, जबकि हम लोगों को जो खोज करना था सरकार को, विभाग को, नहीं हुआ है। मैं ये पूरे डंके की चोट पे कह सकता हूं, पर जो हुआ है वो कहते हैं कि लगभग 1450 साइटें पर काम हुआ है। और 1450 में भी 450 पाकिस्तान में चले गए, बच गए हमारे पास लगभग 1000 साइट है। और उन 1000 साइट का भी मैं पूरी होशो हवास में आप पता कर लेना, आपके सामने कह रहा हूं। उन साइटों का डिटेल भी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास नहीं है। 1000 साइट्स का डिटेल भी नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको बड़ी प्रसन्नता होगी, हमारे पास 2700 साइटों का पूरा डिटेल है देश के अंदर जो काम हुआ है। दुर्भाग्य से साइटों में काम तो हुआ, डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। इतनी तो हमारी स्थिति है। 2700 साइटों का हमारे पास है। और हमारे जो इतिहास में यदि आप देखते हैं, सिंधु से लेकर के पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर के पूरा साउथ इंडिया से लेकर के देश के अलग भूभागों में, उत्तर से लेकर के पश्चिम, पूर्व, दक्षिण में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा एरिया बनता है लाखों किलोमीटर, उनका बनता है 400 किलोमीटर। सिंपल से सिद्धांत है। माइग्रेशन की थ्योरी क्या है? भाई जहां की आबादी 1000 हो वो जाकर के लाख होंगे, या करोड़ों के आबादी में से कुछ जाकर के लाख बनेंगे। तो जो मेसोपोटामिया से लेकर के हिंदुस्तान तक की ये पूरी कल्चर एक ही संस्कृति थी। हम इंडस वैली और मेसोपोटामिया को अलग करते हैं और बाकी चीजों को भी अलग करते हैं। मैं आपको ये पूरी प्रामाणिकता के साथ बताना चाहता हूं कि ये सिविलाइजेशन हमारा एक ही था और इधर से लोग माइग्रेट होकर के उधर गए हैं। उसका प्रमाण है जो पोरस बना ना, वो पुरु जो थे हमारे ययाति के पुत्र, वो कहानी लंबी हो जाएगी। पोरस का जो फेरो बना, फेरो है ना, क्या नाम उसका, तो फेरो का राज की वंशावली पहला मेसोपोटामिया में फेरो से शुरू होता है, वो हमारा पुरु था। वो जापान का, जर्मनी का एक इतिहासकार है, उसका नाम मुझे याद नहीं, उसने बकायदा उसका डॉक्यूमेंटेशन करके लिखा भी हुआ है। पर हमारे चेतना में वो हम चेतन नहीं है, क्योंकि हमको वहां तक जानकारी लेने की हमको फुर्सत नहीं है, लोग हमको बताते नहीं है, इसलिए हम भटक रहे हैं। वो भी सब हम करके देंगे आपको, पका पकाया आपको मिलेगा। बस आप बच्चों को बिल्कुल अपने ढंग से आगे बढ़ाइए, बस यही हमारी प्रार्थना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।